जी भाई, ये टर्म टेस्ट के सवाल में लिखा हुआ था कि सेल में एडवांस पड़ा हुआ है। एडवांस तो अगले साल के पैसे होते हैं, तो इसलिए उसको हमने फिर प्रॉफिट में से निकाल दिया था। तो हाँ, अगर सवाल में लिखा होता कहीं कि कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो जितना भी कैश आया होता उसको इनकम में डाल देते, फिर तो कोई मसला नहीं था। पेज नंबर 65, एसोसिएट्स। टू पर्सन्स शैल बी एसोसिएट्स, दो बंदे एसोसिएट समझ लिए जाएंगे, यानी एक दूसरे को ये जानते पहचानते हैं। अगर टू पर्सन्स शैल बी एसोसिएट वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सच, जहां दो के दरमियान ऐसा रिश्ता हो, डेट पेज 65, डेट वन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। जब एक बंदा दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक चल रहा हो तो इनको कहा जाएगा एसोसिएट्स, जिसको आप कहते हैं एक ने दूसरे को आगे लगा के रखा हुआ है। तो अगर एक बंदे ने दूसरे को आगे लगा के रखा हुआ है हर काम में, तो ये समझ लिए जाएंगे, बोले एसोसिएट्स। दो बंदे आपस में एसोसिएट समझ लिए जाएंगे जहां एक, इधर देखें पहले, जहां एक इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर, और बोथ मे बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ। बातें होगी बात, इधर देखें ना, इधर क्लास तो इधर हो रही है। तो बोथ मे बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन, बैठे जल्दी, इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ थर्ड पर्सन। इसको नोट करें, इसकी एग्जांपल। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, ये प्रिंसिपल है, और मिस्टर बी इसका एजेंट है। तो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के कहने के ऊपर मैंगो बेचता है इसके लिए और इसको कमीशन देता है, और मिस्टर टी बी इसका एजेंट है। मिस्टर टी उसके कहने के ऊपर उसको जो है, इसके कहने के ऊपर टॉयज बेचता है और उसको कमीशन देता है, तो ये इसका एजेंट है। अब लेट आने वाले जरा देखें, एक मिनट पहले इधर, ये प्रिंसिपल हो गया, ये एजेंट हो गया, और ये भी एजेंट हो गया। तो लेट आने वाले देखें, एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, एसोसिएट्स। और एजेंट, दिस एजेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ प्रिंसिपल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एसोसिएट। और ये दोनों भी एसोसिएट होंगे क्योंकि एक और लाइन लिखी हुई है, बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ सेम पर्सन। दोनों एक थर्ड पर्सन की मान रहे हैं। तो इस रिलेशन के अंदर जो जानने वाले होंगे एसोसिएट्स, असल में एसोसिएट्स के अंदर जब ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, तो उसमें लॉ मेकर बड़ा कॉशियस हो जाता है। ए और बी भी एसोसिएट हैं, और ए और टी भी एसोसिएट हैं, और बी और टी भी एसोसिएट हैं। तो देयर आर 3 एसोसिएट्स, नोट करें। अब ये सफ़ा आपके पास किताब में साथ ही है, जरा साथ साथ छोटा छोटा करके नोट करते रहें। किताब के इन्हीं सफ़ों को यूज करना है। चैप्टर 5 का पहला सफ़ा आना होता है, रोजाना आना होता है, रोजाना आना होता है। माशाल्लाह। आप अपनी औलाद को किसकी मिसालें देंगे माय डियर? अपनी। माशाल्लाह, आप तो रोजाना आ रहे हो ना, इसीलिए। बेटा तेरा बाप रोजाना जाता था, इस तरह मिसाल दोगे या प्यार से? प्यार से। और आप किसी को पढ़ा रहे हो, रोजाना आना रहा हो, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? प्यार से। चुन्नू मुन्नू कहाँ थे सैटरडे को? प्यारे बेटा कहाँ थे? रॉक के लगाए बंदा, किधर थे सैटरडे को भाई?
ये क्लास में हु का आलम क्यों था सैटरडे को? भाई हाइब्रिड में एसी, फर्स्ट रो में एसी सही करवाने, बॉल पॉइंट चाहिए। अच्छा आ जाए। चलें, ये तो आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अगली मिसाल जी, मिसाल वो हो जो मसाला लगा के हो। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये है एम्प्लॉयर और ये है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर, ये इसका क्या बनेगा? एम्प्लॉई। और ये है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर भाई इसमें कोई एसोसिएट नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में नो एसोसिएट। हालांकि इट ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इसकी एक्सेप्शन है। सैटरडे को ना आने की वजह बता के बैठ जाओ, नोट कर लें। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में एसोसिएट नहीं है। क्या? क्यों देर हो गई थी? क्यों लेट हो गए थे? जल्दी बोलो ना, प्रोसेसर तेज करो अपना। ये लोग नहीं छोड़ते आजकल दुनिया में, वो फौरन फौरन जवाब मांगते हैं। लेट सोया था? क्यों लेट सोए थे? क्या? चलें आ जाए बैठे। डन। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बोले आपस में एसोसिएट नहीं है, तो उधर भी तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन था। नहीं नहीं नहीं, वो एम्प्लॉयर एजेंट कभी कभी काम करता है, उसे कहने पे जो रोजाना ही आया होता है 8 घंटे के लिए। वो बोल दें कभी कभी, तो बोल दिया करें, कभी कभी बोल दें, बस बोल दें कभी कभी, बस ठीक। ये बुलवाना था मैंने, और क्या मैंने बुलवाना था? शादी के दिन भी शर्मा रहे होंगे, वो कह रहे कबूल है, साइड में मुंह करके कबूल है। अजीब अजीब मिसालें देते हैं क्लास में। अच्छा भाई पॉइंट 2 में जरा आए, जम मार के पॉइंट 2 में। ये हमने पॉइंट 2 पढ़ा है। इससे पिछली जो मिसाल थी वो हमने पढ़ा था ये वाला बुलेट, अब हमने पॉइंट 2 पढ़ा है। फिर मैं दरमियान वाला पढ़ाता हूं इंशाल्लाह आपको। 2 पर्सन्स शैल नेवर बी एसोसिएट्स सोली बिकॉज वन इज एन एम्प्लॉई ऑफ द अदर। अगर एक दूसरे का एम्प्लॉई है तो ये एसोसिएट नहीं है, या बोथ आर एम्प्लॉइज ऑफ अ थर्ड पर्सन, या दोनों किसी तीसरे बंदे के एम्प्लॉय हैं। अब पहले वाली मिसाल देखें जरा। One is reasonably expected to act in accordance with the intentions of the other, or both are reasonably expected to act in accordance with the intentions of a third person. And two persons shall never be associates because one is an or both are employees of a third person. अच्छा जी, पहले थोड़ा सा ना जरा एसोसिएट समझ लें है क्या, फिर उसके बाद में आता हूं। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिए बुलेट, ये पढ़ा दिए, सारा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल और उसका रिश्तेदार, इनको भी क्या समझा जाएगा? एसोसिएट। एसोसिएट्स का फायदा ये होता है कि एसोसिएट्स की डेफिनेशन की बुनियाद के ऊपर एक चीज तो हमने चैप्टर 13 में भी पढ़ी थी कि एसोसिएट से लोन नहीं लेना। अगर आपने बाहर के मुल्क में एसोसिएट से लोन ले लिया तो उसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। याद है एक प्रोविजन हमने पढ़ी थी उस सेक्शन चैप्टर 13 के अंदर, उसमें था कि अगर आप बाहर के मुल्क से जाके लोन लें किसी प्रोजेक्ट के लिए तो अपने जानने वाले से लोन नहीं लेना, और अगर जानने वाले से ले लिया तो फिर उसकी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी। अच्छा, मेंबर्स ऑफ एओपी, मेंबर्स ऑफ एओपी होते हैं यानी पार्टनर्स ऑफ एओपी। मिस्टर एबीसी, लास्ट रो में बातें कर लेना, जो बात है वो बता दें। फिर
मेंबर्स ऑफ एओपी यानी पार्टनर्स आपस में बोले एसोसिएट नहीं होते, पार्टनर्स आपस में होते हैं। मेंबर्स ऑफ एओपी, पार्टनर्स आपस में एसोसिएट हैं और रिलेटिव्स भी आपस में एसोसिएट हैं। पॉइंट सी, पॉइंट सी, पॉइंट सी ये है कि ये एक एओपी है, ये एक एओपी है। एओपी के 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए बी सी नजर आ रहा है आपको? अच्छा, लिखा ही नहीं। ए, बी और सी। ए ने 60% पार्टनरशिप है, इसकी 30% है, इसकी 10% है। एक पॉइंट में हमने पीछे पढ़ा कि ये भी आपस में एसोसिएट हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मैं बाद में बात करता हूं कि ये एसोसिएट हैं या नहीं। फिलहाल आप सिर्फ आंसर में ये लिख लें कि एओपी, एओपी का नाम है टिंकू एओपी। तो टिंकू एओपी और ए आपस में क्या बन गए? एसोसिएट। इस वजह से कि मिस्टर ए के पास सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं जिस बंदे के पास 50 या उससे ज्यादा परसेंटेज हो तो एओपी में उसी की चलेगी ना। जिस वक्त एओपी में कोई मशवरे के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी तो ए कहेगा वोट डालो, बी और इसी साइड पे हो जाएंगे। 60 वोट इसने अपने आप को डाल लेने, हमारी तो चलनी नहीं। तो बताइए इस एओपी पे किसकी चल रही है? एक ही। नोट कर लें। ये कौन सा पॉइंट है? तीसरे का सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों। आजे 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 आजे। कौन पूछने वाला है? जैसे क्लास में आते हुए आप लोगों को होता है कि लेट आने पे हो जाएंगे, ऐसे किसी तरह आईटी लैब में लेक्चर लेते हुए भी आपको होना देख ना ले मुझे कोई, ये देख ली दिया उन्होंने, कहना है कि आईटी लैब में क्यों ले रहे हो, क्लास में क्यों नहीं आए थे, ऐसा। यानी खौफ इतना गालिब हो जाए कि आप क्लास छोड़ ना सकें। ये क्यों नहीं खौफ इतना गालिब हो रहा? अच्छा, एक मुफ्त में पास कर देते इसलिए, ठीक है भाई। वो एक बार याद रखिएगा, बॉयज हाइब्रिड पहले रो, वो फीस भी ले लेनी बैठा हुआ पास करने के लिए, आई जाओ पास कराई जाओ, आई जाओ पास कराई जाओ, आई जाओ पास कराई जाओ। जैसे वो नहीं बाजार में बाहर फिरा होता, भांडे गली करा लो, बच्चियां नू पास करा लो, ये प्रोग्राम नहीं आई कैब में। उसको पता है कौन टाइम पे आया कौन लेट आया, वो पेपर देखते देख लेता है ये कौन क्या हरकतें कर रहा है। चलें जी पढ़ें। अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, आज एंड एओपी। अच्छा ये देखिएगा, थोड़ा सा ना फर्क देखिएगा पॉइंट बी और सी में, जरा अटेंटिव होके। पॉइंट बी ना इनको आपस में एसोसिएट बना रहा था, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिखे कि इसकी एक एक्सेप्शन है, वो मैं नीचे पढ़ता हूँ जाके। पॉइंट बी ना आपस में इनको एसोसिएट बना रहा था। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट बी पता क्या कह रहा था भाई, ये अटेंटिवली देखना है। पॉइंट बी ये कह रहा था कि ये और ये एसोसिएट हैं, ये और ये एसोसिएट हैं, और ये और ये एसोसिएट हैं। पॉइंट बी ये कह रहा था। पॉइंट सी कह रहा है ये और ये, यानी वो ऐसे चल रहा है पॉइंट बी, ऐसे, ये और ये। कब? अब जरा तसल्ली से पढ़िएगा। वेयर द मेंबर इधर अकेला और टुगेदर विद एन एसोसिएट कंट्रोल आधा या ज्यादा मोर ऑफ द राइट टू इनकम और मोर ऑफ द राइट टू कैपिटल। आधा या उससे ज्यादा इनकम का हक हो आपका, प्रॉफिट कमाने का, और आधा या उससे ज्यादा कैपिटल डाला हो आपने। इस सूरत में आप लोग क्या बन जाएंगे? बोलें एसोसिएट्स। अच्छा आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं ईदर अलॉन और टुगेदर विद एन एसोसिएट का क्या मतलब है। ईदर अलॉन और टुगेदर विद एसोसिएट। क्लिक एओपी के ये पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस शबाना, मिस्टर टी,
और मिस्टर जी 30%, 22%, कौन बोल रहा है? 30%, 22%, 30, 52%, 8%, कितने हो गए? 60 हो गए, हो गया पूरा 100। अच्छा, क्लिक एओपी के ये 4 पार्टनर्स हैं। और भाई ये बीवी है, ये क्या है? ओ, एओपी की कहां से? एओपी की कैसे बीवी हो सकती जी? ये बीवी किसकी है? मैं बताऊंगा टी की या जी की, आप लोगों को क्या पता? ए की बीवी है। बाजी आप कौन है? ए मेरे सर का ताज है। अच्छा बाजी, ए की बेवा, ए जिंदा है। अजीब, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट क्लास के ना, ए की बीवी। आप बताएं, क्या ये बंदा अकेला या टुगेदर विद बीवी? ये अकेला ओन करे 50 या टुगेदर विद बीवी और बीवियां? तो अगर कोई पार्टनर बीवी के साथ मिली भगत करके 50 से ऊपर चला जाए, अच्छा इसमें याद रखिएगा मिस्टर ए और शबाना तो एसोसिएट हैं ही, क्योंकि अब तो हर जगह बात में शुरू हो गई है कि रिलेटिव तो एसोसिएट ही होते हैं ना, तो मिस्टर ए और शबाना तो हैं ही एसोसिएट। हम असल में अब करार दे रहे हैं क्लिक कंपनी, क्लिक एओपी और मिस्टर ए को भी, और क्लिक कंपनी और क्लिक एओपी और मिस शबाना को भी, मिसेस ए। तो ये भी एसोसिएट हैं, क्योंकि ये इसके साथ मिलके लुट मचाई हुई है और इसने इसके साथ मिलके लुट मचाई हुई है, क्योंकि ये दोनों आपस में लुट हैं। चलें, जल्दी करें ना, देखें सुबह सुबह क्या हो रहा है आज, जल्दी करें। इस संडे को जो हमने पढ़ा ना, आपको क्या बताएं सर, किताबें भी शर्मा गई। बस कर दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारी भी कुछ जिंदगी है, हमें भी अकेले रहने दो। रजिस्टर तो हमारे पास मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए बस कर दो। पिता नहीं दे रहा बॉल पॉइंट, वो मैं दे देता हूं। अच्छा चलो ठीक है, छुप के ना बैठा करो, सामने शक्ल इधर करो, शक्ल अपनी। चलो, नोट कर लिया भाई? कोई ऐसा भी है जो 10 बजे सोया हो और सुबह 5 बजे जाके उठा हो? इतना 7 घंटे माय ब्रो। कितने लोग कंबल थोड़ा सा लिया 9 बजे और उसके बाद पता ही नहीं चला। एक हाइब्रिड में 2 3 एहतियातन फिर आप 2 बजे का अलार्म लगा लिया करें, अगर ईशा पढ़ती नींद आ जाती है तो ताकि कम से कम 2 से 6 तो पढ़ सके ना। मेरे पागल में पुप्पा आज भाई, आज बैठे बैठे बैठे, हम तो कोई ऐसे ही फारग टाइम जाया कर रहे थे, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। बताएं आप, ये अकेला या
भाई इतना खुला खुला करके एग्जाम्पल नोट करें कि 2 एग्जाम्पलों में इसने 7 वाला सफा खत्म कर दिया है। इतनी खुली खुली करके एग्जाम्पल्स नोट कर रहे हैं। अच्छा माय डियर, अ पार्टनर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी, जहां कहीं पार्टनर अकेला, इधर क्लास हो रही है इधर, जहां कहीं पार्टनर अकेला या टुगेदर विद बीवी और बीवियां, यानी कि रिश्तेदारों के साथ मिलके। ये लाइन पता है क्या, अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, इसका मतलब ये है, यानी आप किसी रिश्तेदार को साथ में ला लो, ये इस लाइन का मतलब है, अंडर एन अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में किसी और को साथ में ला लो। और फिर क्या करो, बोले कंट्रोल आधा या ज्यादा, राइट टू इनकम, और आधा या ज्यादा राइट टू, बोले कैपिटल। ये एक लफ्ज आ सकता है वैसे ही, ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट इन द ट्रस्ट। चैप्टर 4 में ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनसे जो ट्रस्ट से फायदा ले रहे हैं वो भी बस ये एज इट इज याद कर लीजिएगा। हाइब्रिड में 2 बॉयज आने थे, अब हम शुरू करते हैं पढ़ना आज। ना जगह ना दो इनको, इतने आराम से जगह ना दो बिल्कुल। तो भाई अब दोनों ही तो आगे ना बैठो ना, कि एक पिछली रो में बैठ जाए, जल्दी करो ना, बंदे कैसे सेट हों। अच्छा माय डियर, हद हो गई। जब पढ़ा ना जाए तो अफसोस करते हैं, या ये कह देते हैं देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, नो नीड टू क्राई, अफसोस करना होता है। जिन कंपनी है इसके शेयर होल्डर्स हैं, ये क्या हैं, शेयर होल्डर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो जिन कंपनी और मिस्टर ए आपस में क्या हो गए, एसोसिएट। ये कौन सा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर ई। चलें जी नोट कर लें, जिन कंपनी और मिस्टर ए आपस में एसोसिएट हैं, क्योंकि मिस्टर ए अकेला जिन कंपनी का कितना शेयर होल्डर है, 50% या उससे ज्यादा। भाई बहुत कोई पिछले या उससे पिछले सेशन के टेस्ट में या उससे पिछले सेशन के टेस्ट का पहला सवाल भेजो। चलें जी, नोट तो कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं। बेटा तुमने तो ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया जैसे अगले हफ्ते तुम्हारे पेपर हैं। जी अम्मी, इस दफ़ा मैंने अभी से इतना पढ़ना शुरू कर दिया, फिर फरवरी में लोग पागल हुए होंगे और मैं रिलैक्स करूँगा। हमारे पढ़ाई के ज़माने में एक नौजवान होता था, उसको हम फ़ोन करते थे रात को 8-9 बजे, वो कहता था कि सारी किताब मैंने अम्मी को सुना दी है, बस सामने रखी थी हमने सारी किताब। 8-9 बजे फारग बैठा होता था, वेला, तानू टेंशन में अम्मी तैयारी भी शुरू कर रहे होते थे, वेला बैठा था। होते हैं ऐसे ऐसे लोग, दाएं बाएं वाला देखें ज़रा, होते हैं ऐसे लोग। कल ही हॉस्टल के ओनर को बुला के पूरी किताब सुनाई है, चैप्टर 4 प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस। चलें जी, a shareholder in a company, आप लोग जो है वो अपने बच्चे को आला तालीम हासिल करने के लिए कहीं भेजें, और वो कर रहा हो जो आप लोग कर रहे हैं आजकल। फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है आपने जितनी छुट्टियां की हैं, मुझे आपका भी पता है। अच्छा लेक्चर कवर हो गया, चलो ठीक है, माशाल्लाह, दिल पे ले गया बच्चा।
आपको नहीं, मैं कह रहा था मतलब 70-80% होते हैं हमारे जैसे सुस्त भी, आराम से उठ रहे हैं सुबह 11 बजे, संडे है, उन लोगों से मैं बातें कर रहा हूँ, आपसे नहीं बात। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, मिसाल ले लेते हैं, कितने बजे उठे सुबह कल? 9 बजे। 9 बजे। और रात को कितने बजे सोए थे सैटरडे को? याद नहीं है। अच्छा, 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्या किया? काम किया थोड़ा सा, फिर नाश्ता भी किया, थोड़ा सा पढ़ा भी। थोड़ा सा पढ़ा भी, ठीक है। फिर जोहर से असर? शर्मा गया है, शर्मा गया है। मोबाइल चलाया। ये देखते हैं, अगर इनका बच्चा आला तालीम हासिल करने के लिए आए और इनको ये पता चले कि जोहर से असर मोबाइल चला रहा है, तो ये तो हश पपीज का जूता लेके उसको मारें। असर से मगरिब, सो गया। मगरिब से इशा, सोया रहा। इशा के बाद सोया रहा। तो ऐसे लोग भी बैठे होते हैं माय डियर क्लास में, इसलिए बातें करनी पड़ती हैं। अब दिल पे ले लेते हो। शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, दे दो यार उसको जगह, उसने सीए करना सोच ही लिया है, उसने सीरियस हो गया तो दे दो जगह उसको। शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, वेयर द शेयर होल्डर इधर अकेला, कंट्रोल इधर डायरेक्ट, ये आगे देखते हैं, कंट्रोल आधा या ज्यादा, वोटिंग पावर आधा या ज्यादा, राइट टू डिविडेंड आधा या ज्यादा, राइट टू कैपिटल। दुनिया बहुत तेजी से चल रही है, ये नहीं आपको छोड़ेगी, ये बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी। आपने छुट्टी कर ली थी, ये कर दिया था, बस सिलेबस अपने टॉप पे जा रहा है इस वक्त, आपको ही इसके साथ कूप अप करना पड़ेगा। तो किसी एक कंपनी का शेयर होल्डर और वो कंपनी, जब शेयर होल्डर अकेला कंट्रोल करे आधा या ज्यादा वोटिंग पावर, आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड और आधा या ज्यादा कैपिटल, अकेला या टुगेदर विद बीवी और बीवियां, कोई भी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, एसोसिएट तो रिश्तेदार होते हैं ना, इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। इंटरपोज्ड पर्सन क्या होता है ये देख लें। कंपनी बबलू, कंपनी बबलू के अंदर मिस्टर अलिफ ने 45% खरीदे हुए हैं, मिस्टर बे ने 30% खरीदे हुए हैं, मिस्टर जीम ने 25% और मिस्टर शीन ने, अच्छा मिस्टर बे से मिस्टर शीन ने आके 6% शेयर खरीद लिए, तो बे के पास से चले गए 6%, चले गए ना, कितने रह गए 24, और शी के पास कितने, शीन के पास कितने आ गए। ये असल में इंटरपोज्ड पर्सन है, इंटरपोज्ड पर्सन प्लांटेड बाय ए, ये मिस्टर ए ने डाला है बीच में, मिस्टर अलिफ ने डाला है। नहीं नहीं, बे से तो इसने शेयर खरीदे हैं ना भाई, बे से इसने शेयर खरीदे हैं, बे से शेयर खरीदे हैं इसने, शेयर तो आप जिस मर्जी से खरीद लें। इस बंदे को रिश्वत देके रखा किसने है असल में, मिस्टर अलिफ ने। ये देखिए ना भाई, ये स्टेटस था, ठीक है। शीन वैसे ही चलता चलाता आया बे के पास, और बे को कहा मुझे 6% शेयर दे दो, उसने कहा ठीक है। बाद में पता चला कि शीन बंदा डाला गया था अलिफ की तरफ से, और अब इन दोनों का मिलके 51% हो गया। तो अब मिस्टर अलिफ और मिस्टर शीन तो एसोसिएट हैं ही, क्योंकि मिस्टर शीन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ मिस्टर अलिफ, ये तो हैं ही जनरल डेफिनेशन के मुताबिक, वो जो हमने सुबह सुबह आते ही पढ़ी थी। लेकिन अब बबलू कंपनी और मिस्टर अलिफ भी क्या बन गए हैं, एसोसिएट, बिकॉज बबलू कंपनी में ए अलिफ 50 या उससे ऊपर ओन कर रहे हैं, किसको मिला के, शीन को। तो ये मतलब है इंटरपोज्ड पर्सन का।
ओके, आप बताएं कि मिस्टर अलीफ अकेला है या टुगेदर विद इंटरपोज्ड पर्सन? पार्ट बी लेक्चर का अटेंड कर लिया था? हाथ खड़ा करें। न्यूमेरिकल अटेंड कर लिया हुआ है? ठीक है, अभी करना है, आज इंशाल्लाह करना है। तो जिन्हें 1.5 दिन में नहीं किया आज करना है, जाने नहीं, कहाँ की बातें करते हैं। इतना सदा समझावा है आपने हमें। नहीं नहीं आज हम करके दिखाएंगे। वो तो भाई एसोसिएट की डेफिनेशन कर ली, बड़ी गल है, तेरी मेहरबानी। भाई जो चीज़ रह जाती है वो रह जाती है, मीन्स वो फिर अब आप किसी अगली चीज़ की कॉस्ट पे कर रहे हैं। पता नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने शायद को पढ़ा हो जिंदगी में कॉन्सेप्ट, तो ये अगली चीज़ की कॉस्ट पे आप जाके कर रहे होते हैं। ओके, इधर अकेला और टुगेदर विद वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन्स। अच्छा जी, कंपनी एक्स जो है इसके 3 शेयर होल्डर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए ने 60% ओन किया हुआ है, इस वजह से मिस्टर ए और कंपनी एक्स आपस में क्या बन गए? एसोसिएट। ये भी हमने पढ़ा है पॉइंट नंबर ई में। एक और कंपनी है वाई, इसमें भी वही वाला मिस्टर ए 80% शेयर ओन कर रहे हैं, इसलिए मिस्टर ए और कंपनी वाई क्या बन गए? एसोसिएट। क्योंकि एक अकेला बंदा दोनों कंपनीज का 50 या उससे ऊपर का ओनर है, इस वजह से ये और ये तो एसोसिएट थे, और ये तो एसोसिएट थे, ये और ये भी क्या बन गए? एसोसिएट्स। ये और ये किस पॉइंट के तहत एसोसिएट थे? पॉइंट नंबर ई के तहत। ये और ये किस पॉइंट के तहत एसोसिएट थे? ई के तहत। ये किस पॉइंट के तहत एसोसिएट बन गए? एफ के तहत। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? एफ। कितने एसोसिएट बने? मिस्टर ए और कंपनी एक्स, और मिस्टर ए और कंपनी वाई, और कंपनी एक्स और कंपनी वाई।
ओके टू कंपनीज, दो कंपनीज भी आपस में क्या होंगी? एसोसिएट। इससे पिछले पॉइंट में कौन एसोसिएट बन रहा था? अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी। इधर कौन बन रहा है? कंपनीज। उधर कौन बन रहा था? शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड अ कंपनी। और इधर कौन बन रहा है? एसोसिएट। कंपनीज वेयर अ पर्सन इधर अकेला और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स कंट्रोल आधा या ज्यादा वोटिंग पावर, आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड, आधा या ज्यादा कैपिटल। आधा या ज्यादा वोटिंग पावर, वोट कर सकते हैं, आधा या ज्यादा डिविडेंड ले सकते हैं, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल। अच्छा जी, अब एक सवाल ये राइज होता है कि रिश्तेदार, हमने जनरल डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि दो बंदे आपस में एसोसिएट होंगे जहां वन में रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर। जहां एक बंदा दूसरे के कहने पे चल रहा होगा, ये हमने पढ़ा था, क्या होंगे? एसोसिएट्स। तो रिश्तेदारों में तो ऐसा नहीं है आजकल। आजकल टीचर कह के थक जाता है, बेटा टाइम पे आया करो, बच्चे नहीं आते। तो रिश्तेदार कहां से एक दूसरे की बात मान रहे हैं? अब चाचे के पुत्र की बात मानते हैं? वो कह रहे चाचे की नहीं मानते। अच्छा, तो चाचे के पुत्र की बात मानना, चाचे भैया तो बहुत मुश्किल हुआ है आजकल। ऐसे ऐसे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, अम्मी अब्बू की बात नहीं मानते। तो फिर ये रिश्तेदारों वाली बात तो अजीब सी है कि रिश्तेदार आपस में क्या हैं? एसोसिएट्स। क्योंकि रिश्तेदारों में ये बात इतनी कॉमन नहीं है कि वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 ने इस बात को तस्लीम कर लिया। पॉइंट नंबर 4 कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। कहते हैं मैं भी मानता हूं, कमिश्नर कहते हैं मेरे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी मानता हूं, रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स। ऊपर कह रहा है, पॉइंट 3 कह रहा है रिश्तेदार एसोसिएट हैं, पॉइंट 4 कह रहा है ना 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 ना। कहते जो 3 के ए में मैं कह के आया हूं, मैं कूड़ मार रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, नहीं एसोसिएट। ऊपर कह रहा है रिलेटिव एसोसिएट, इधर कह रहा है नो 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 नो, रिलेटिव शैल नेवर बी। जब कमिश्नर मुतमईन हो जाए कि कोई बंदा किसी की भी बात नहीं मान रहा। हां, अगर कोई किसी की बात मान रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा, तो फिर ये आपस में एसोसिएट। तो एज अ जनरल रूल रिलेटिव्स आपस में एसोसिएट हैं, लेकिन अगर कमिश्नर को आप साबित कर दें कि रिश्तेदार मेरी बात नहीं मान रहे, तो फिर आप आपस में एसोसिएट नहीं है। सिमिलरली, सिमिलरली, कौन सा लरली? सिमी वाला लरली। सिमिलरली, लरली लरली किधर है? अच्छा जी, पॉइंट बी में हमने पढ़ा था पेज 65 पर कि 2 persons shall be associates। The following persons shall be treated as associates: members of an AOP। AOP के मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं। AOP के मेंबर्स आपस में क्या हैं? एसोसिएट हैं। जब AOP के मेंबर्स आपस में एसोसिएट हैं तो देखने में लग रहा है ये इसका एसोसिएट है,
ये इसके एसोसिएट हैं और ये मेंबर्स आपस में एसोसिएट्स हैं, मतलब ये तीनों आपस में एसोसिएट हैं। तो अगले सफे पे पॉइंट 4 ने कहा नहीं, मेंबर्स ऑफ एन एओपी शैल नेवर बी एसोसिएट्स, ये एसोसिएट नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन दैट नो वन इज मानिंग द बात ऑफ अदर, जब कमिश्नर को आप साबित कर दें तो भाई ये वाला एफ वाला रूल तो रूल है, ई वाला रूल तो रूल है, डी वाला रूल तो रूल है, ये तो हर हाल में एसोसिएट है। लेकिन पॉइंट ए और बी की एक्सेप्शन अवेलेबल है। पॉइंट ए और बी में अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें जाके कि रिश्तेदार आपस में एसोसिएट नहीं है और एओपी के पार्टनर्स आपस में एसोसिएट नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है, जो मर्जी कर लें, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पॉइंट ए पढ़ के लग रहा था कि रिश्तेदार आपस में एसोसिएट हैं, और पॉइंट बी पढ़ के लग रहा है कि पार्टनर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट हैं। लेकिन पॉइंट 4 कहते हैं कि अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें तो ये एसोसिएट नहीं है। पेज नंबर 67। कहते मैंने सोचा आज आपको बता दूं कि रिश्तेदार कौन होते हैं। आप हर सड़क पे चलते को रिश्तेदार कहने लग जाते हो। कहते वो आपकी चाची का पुत्र नहीं है। कहते मैं आपको बताता हूं रिश्तेदार कौन है। कहते रिश्तेदार इन रिलेशन टू इंडिविजुअल। कहते ऐसा ना करा कंपनी के रिश्तेदार बनाने लग जाना। कंपनी के पीटीसीएल ने रॉयल फैन से शादी कर ली, अल्लाह ने इनको कोका कोला दी, तो कंपनीज के रिश्तेदार ना बनाने लग जाना। रिश्तेदार इंडिविजुअल्स के होते हैं। रिश्तेदार किसके होते हैं? मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। पानी दे रहे हो तो मैं उसे कह रहा हूं मुस्कुराया करो। शर्म नहीं आती? इतना सोए हो तो देख के गुस्सा चढ़ा है। क्यों 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 सोए हो इतना? तबीयत खराब थी, थोड़ा सा सर में दर्द हो, सर में जरा छुट्टी करो उसको, थोड़ा सा नीयत खराब थी भाई, कह रहे तबीयत खराब नहीं थी। जी किसी का नाम लें। तलहा। तलहा तलहा के अब्बू, तलहा के दादा, तलहा के पड़दादा, लक्कड़दादा, दादा के बेटे तलहा के क्या होंगे? अब्बू। वो नीचे वाले वो आगे हैं अब्बू। चाचू। ताया का बेटा, चाची का बेटा, हाँ शादी हुई है, चाचू की शादी हुई है। चा का चू नहीं लिखा जा रहा, पेन फारग हो गया। चा का चू लिख दिया। चा चू का बेटा, चा चू, कितना मजे का नाम है वैसे। चा चू, चा चू, अलग अलग बोला जाए तो चाचू भी माइंड कर जाए। चा चू। अच्छा जी भाई ये चूचा वाला प्रोग्राम नहीं है, ट्राई टू बी मुहज़्ज़ब। Relative in relation to individual means ancestor. Ancestor. आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाना, ब्रेक लगा लेना। Ancestor, a descendant of any of the grandparent. ये ग्रैंड पेरेंट है ना, ये तो तलहा का पेरेंट है। तलहा तो खुद माशाल्लाह बाबा। अच्छा ये तलहा का पेरेंट है और ये कौन है? ग्रैंड पेरेंट। डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट्स
मेरे बेटे तक ना आना, चुप, तेरे बेटे तक ना आना, इसके बेटे तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। सारे डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। एन अडॉप्टेड चाइल्ड, तलहा ने चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ, अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल or of a spouse of the individual. अच्छा, ये ऑफ ना यहां से आके मिल रहा है, ये ऑफ खींच लें, यहां से आके मिल रहा है भाई, जरा तस्वीर खींच दो ये। तो एंसेस्टर डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ तलहा, एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ तलहा, या तलहा की बीवी का एडॉप्टेड चाइल्ड। अच्छा, ये सारे रिलेटिव हैं। सिमिलरली देखिए, अभी तक तलहा के दादा अबू इसमें आ गए, तलहा के ताया और ताया के बेटे और उनके बेटों के बेटे और उनके बेटों के बेटे और उनके बेटों के बेटे, तलहा ने 200 साल की जिंदगी पाई, तो ये सारे आ गए। तलहा का एडॉप्टेड चाइल्ड आ गया। तलहा की बीवी ने कहा मैं तेरी रिश्तेदार नहीं, तेरे लिए अलग बुलेट है, बीवी के लिए अलग बुलेट। आ बीवी, तेरे लिए तो अलग बुलेट है बेगम। आ बीवी, आ बीवी ऑफ द तलहा। तो तलहा की बीवी भी पता चला तलहा की क्या है, रिश्तेदार, एसोसिएट बना देंगे, सबर कर। तलहा, तलहा की बीवी भी तलहा की क्या है, और इन सबकी बीवियां भी, इनकी बीवी 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 भी, और इन सबकी बीवियां भी इसकी क्या है, रिश्तेदार। भाई परेशान हो गए तलहा, हो गया, खत्म हो गया रिलेटिव की डेफिनेशन। आप लोगों ने पेपर में नहीं पढ़ा होगा तो लिख आएंगे रिलेटिव इज अ पर्सन विद ब्लड रिलेशन, एग्जांपल गिवन डैड, मॉम, सन। आप इस तरह की डेफिनेशन लिख के आते हैं। जब नहीं पढ़ा होता ना, वो क्लास मिस हो गई थी, तो मैं रिलेटिव तो पता ही होता है सब। सेल्स टैक्स में बच्चे ने क्लास नहीं ली, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन आई, बच्चा लिख के आ गया मैन्युफैक्चरर इज अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर द गुड्स। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बबलू के कंधे पे थपकी दें, फिर आगे चलते हैं। बबलू के कंधे पे थपकी दें। जी 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 जी, मां की तरफ वाले भी कर लेते हैं, एंसेस्टर क्या कहते हैं आप लोग, मम्मी कहते हैं, नाना जी जी, वैसे नाम है, मामू, मामू, खाला, खाला, खाला का बेटा, ये मेरे मामू भी हैं, चाचू भी हैं। अब जब इस तरह के लफ्ज लोग बोलते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, अब हमारे रिश्ते आउट होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा कुड़म है, ये मेरा बहनोई है, और अब फिर हम आउट होना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही है हो कि रहे, सारे ही आपस से एक ही है। तो हमारे जैसा बंदा आगे से इस तरह करता है, समझ आ नहीं रही होती। हो रहा था आप लोगों के साथ भी, 2-4 रिश्ते बोलने तो आउट हो जाते हैं बिल्कुल टोटली। तो किसी दिन बैठ लें, इस पे क्लास ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना। रिवीजन से शायद समझ आ जाए। जूम मीटिंग बहुत ज्यादा सारी होगी, नोट करते नहीं, पेपरों के बाद इंशाल्लाह कर लेंगे। डन हो गया। पेपर किस दिन है, 2 को, तो शाम को कर लेंगे इंशाल्लाह मीटिंग। अगले भी पेपर है, उनकी हमें टेंशन नहीं, हाँ, हमें हमारी की टेंशन है। अच्छा, वापस आ जाए पेज 65 पे, पेज 65।
एक बंदा सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक बंदा सफिशिएंटली क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अकेला या किसी और के साथ मिलके, द अदर पर्सन। एक बंदा दूसरे पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जिसको आप कहते हैं रोप डालना, प्रेशर में डालना, तो इससे मुराद है इन्फ्लुएंस करना। टू पर्सन्स शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, और दो बंदे आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, वेयर वन और बोथ आर इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मोर और लेस प्रिंसिपल एजेंट वाली बात ही बन जाती है, और तो कोई नहीं बनती। मोर और लेस प्रिंसिपल एजेंट वाली बात ही बन जाती है, बोथ आर इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा दुकानदार जो और किसी को चीजें बेचता ही नहीं, सिर्फ आपको बेचता है चीजें, और वो चीज आप ही उससे बनवाते हैं। मिसाल के तौर पे ये बॉल पॉइंट है, अब ये बॉल पॉइंट के लिए आपने इसके अंदर डलने वाली कोई स्टिक बनवा ली, कोई इसके अंदर प्लास्टिक बनवा ली। अब इस तरह की बॉल पॉइंट और कोई बनाता ही नहीं, और उस दुकानदार ने दुकान खोली ही इसलिए हुई है कि आपको ये वाली चीजें इस तरह की बना के दे दिया करे। अब आप इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली उस पर टोटली क्या है, उसने जब काम बंद किया, आप दूसरों के पास लेके गए, दूसरों ने कहा इस तरह की तो डिजाइन हमारे पास है ही नहीं, सॉरी सर आप जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, बस ठीक है। तो ऐसी सूरत में हाँ, अगर आपका वैसे कोई दुकान है जिसमें 4 5 6 लोगों को चीजें बेचते हैं, फिर तो आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो दो बंदे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कब कर सकते हैं, बोले टू पर्सन्स शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, वेयर वन और मोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन, and decisions are made with in accordance with the directions, instructions और wishes of each other। दोनों मशवरा करके डिसीजन लेते हैं फॉर कॉमन इकोनॉमिक गोल। गोल इनका यही है, बॉल पॉइंट बेचना। कॉमन इकोनॉमिक गोल है इनका, गोल इनका और कुछ भी नहीं है, कॉमन इकोनॉमिक गोल है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बोले सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो लिख लें मिसाल, बस एक मैन्युफैक्चरर चीजें हमारे लिए ही बनाता है, एक मैन्युफैक्चरर चीजें हमारे लिए ही बनाता है। बाहर के मुल्कों में हमने सुना है अक्सर, ये जो कोई अमीर कबीर लोग होते हैं, इन्होंने डॉक्टर रखे ही अपने लिए होते हैं, और वो कोई कई दफ़ा ऐसे होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट कि सिर्फ हमारे लिए तुम काम करोगे। तो एक दुकानदार सिर्फ हमारे लिए चीज़ें बनाता है। अब बोले हम एक लिख लिया आपने भी, ये तो बहुत अच्छा कर लिया, ये तो साथ साथ लिखना तो बहुत ज़रूरी होता है। चलें जी, अच्छा जी, जीरो टैक्स रिजीम की पहले मिसाल लिख लें। सियालकोट में स्पोर्ट्स की कुछ दुकानें, सियालकोट में स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स, इस तरह लिख लें, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इन सियालकोट, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स इन सियालकोट। यार मुझे आप टेस्ट भेजो पिछले सेशन के और उससे पिछले सेशन के कंबाइंड फाइल जरा। सही है जी। जीरो टैक्स रिजीम वाले के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करे वो इसका क्या समझ लिया जाएगा, एसोसिएट। असल में बिला वजह कुछ लोग जीरो टैक्स रिजीम में पंगे लेने की कोशिश करते थे, इसलिए उनको भी हमने इधर डाल दिया। वन पर्सन एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विद द अदर हु इज अ रेजिडेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्स रिजीम, जो कि रेजिडेंट है ऐसे इलाके में जिस इलाके का नाम हुकूमत ने क्या रख दिया है, जीरो टैक्स रिजीम। जीरो टैक्स रिजीम का मतलब है कि पाकिस्तान से बैट एक्सपोर्ट होने हैं, फुटबॉल एक्सपोर्ट होने हैं, तो इनको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है आपके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। पढ़ें, जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्स रिजीम, बहुत आगे रिलेटिव की डेफिनेशन के नीचे। जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्स रिजीम मींस जुरिस्डिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो प्रेस्क्राइब करेगा बोर्ड। वो कौन कौन से इलाके हैं वो आपको याद नहीं करने, इनको कौन प्रेस्क्राइब करेगा, कौन बताएगा,
बोर्ड बताएगा बस, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज पे डालें, इस चैप्टर को, और चैप्टर 18 का जरा न्यूमेरिकल पूरा कर लें, फिर अगर गुंजाइश बची तो वापस आ जाएंगे इस चैप्टर में। कौन सा सवाल कर रहे थे हम? 31। अच्छा माय डियर, इस सवाल में हमने ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं छेड़ा था? क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसने कैश से एक्रूअल पे जाना किस साल पसंद किया है? इस साल। तो जब उसने कैश से एक्रूअल पे जाना इस साल पसंद किया है, तो फिर इस बुनियाद के ऊपर याद रखिएगा, जब उसने कैश से एक्रूअल पे जाना इस साल पसंद किया है, तो पिछले साल वो कैश से एक्रूअल पे जाना नहीं चाहता था। जब पिछले साल कैश से एक्रूअल पे जाना नहीं चाहता था, तो पिछले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था? कैश अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पूछ रहा हूं, मेथड नहीं पूछ रहा, ये कल मैंने अल्फाज बोले थे। पिछले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग फॉलो करने की वजह से पिछले साल कौन सा मेथड लगा रहा था? प्राइम। तो पिछले साल प्राइम लगा रहा था, तो इस साल भी अगर प्राइम लगाता रहे ओपनिंग स्टॉक पे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था ओपनिंग स्टॉक होता है पिछले साल का, पिछले का क्लोजिंग हम बदल नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग के मुताबिक वो प्राइम पे चल रहा है, इसलिए हमें कोई एतराज की बात नहीं। अच्छा, इस सवाल में बस एक एडजस्टमेंट थी ऐसे काम की, अजीब सी थी वो, इस तरह उसको लिखना नहीं चाहिए था। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम। अब हमारे पास लकीली पिछले सफ़े पे जगह खाली है, तो हम उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस जीपी वगैरह आ जाएगा, लेस एडमिन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 रुपया, 30 रुपये, 15 रुपये, 8 रुपये, ये मेरा आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट बताएं माय डियर? 47। किसी ने इसको कहा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, भाई को उठाएं, वो ज्यादा गौर करने लगे हैं। किसी ने इसको कहा कि भाई आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। इसने कहा ओहो मैंने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की, तो इसने कहा चलो ठीक है, ऐड इंटरेस्ट इनकम। कितना हो गया प्रॉफिट? 49। लेकिन ऐसे भी तो कर सकता था ना ये, जज्बात में आके, भाई देखिएगा देखिएगा प्रॉफिट से कितना आया है? 49। किसी ने कहा इसको आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। इसने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की, जरा 8 तुम अंदर आना। 8 तो खर्चा है ना, खर्चे से इसने इनकम नेट कर दी, खर्चा कितना बच गया? 6। अब जवाब क्या आ गया? वही 49 आ गया। अच्छा, ये दो किसी ने पूछा क्या पड़ा हुआ है? इसने कहा भाई ये तो पड़ी हुई है इंटरेस्ट इनकम। ये क्या पड़ी हुई है? इंटरेस्ट इनकम। अब एक बात याद रखिएगा माय डियर, निकालने पेज, एक मिनट जरा समझ लेगा। एक बात याद रखिएगा माय डियर कि इंटरेस्ट इनकम को टेक्निकली स्पीकिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं पढ़ा होना चाहिए, बल्कि इसको अलग नजर आना चाहिए। लेकिन अगर सवाल कह दे कि फाइनेंस कॉस्ट, पेपर में तो ये 6 नजर आएगा, ये तो नहीं आपको नजर आ रहा होगा। सवाल कह दे फाइनेंस कॉस्ट, इट इज एन एक्सपेंस, नेगेटिव टाइप चीज। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, तो मतलब ये कि इंटरेस्ट इनकम इसमें क्या हुई है? पड़ी हुई है, यानी 8 जमा 2 के 10 आया होगा या नेट हुई होगी। अगर वो कह दे सेल में सेल रिटर्न पड़ी है, तो मतलब सेल 102 रुपए की थी, सेल रिटर्न -2 क्योंकि 100 आया होगा ना। तो इस तरह सवाल में बड़ी बोंगी मरी हुई है। सवाल में होना चाहिए था
अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है, इनकम्स में इनकम्स पड़ी होती हैं। अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ है, अदर इनकम में रेंट पड़ा हुआ है। ये अजीब सी बात थी, एक्सपेंसेस में इनकम पड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, आपने इस पे बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या हुआ है, बस मुझे बता दें, चाहे इनकम एक्सपेंसेस में पड़ी हुई है, चाहे इनकम एक्सपेंसेस में नहीं पड़ी हुई, वैसे ही कहीं पड़ी हुई है, इनकम्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई होती हैं, ऐड। इनकम्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई होती हैं भाई, ये भी ऐड हुआ है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये 8 आता ना, इधर -8 आता, लेकिन -8 की बजाय क्या आ रहा है, 6। ये वाला लेस जब इस वाले लेस के साथ मिलेगा तो यहां पे ये अपना इफेक्ट क्या छोड़ जाएगी, पॉजिटिव। अब देखें ये आई कैप का ब्लंडर, इस तरह की अंग्रेजी नहीं डालनी चाहिए बोंगे को। एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट अर्न्ड, अर्न्ड तो इनकम वाला होता है, तो एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट अर्न्ड। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपको अकाउंटिंग की क्लास में बैठे हैं, अगर सही करने बैठते हैं, बस मुझे बताएं, चाहे एक्सपेंसेस में पड़ा हो चाहे अदर इनकम में पड़ा हो। देखिए एक और जगह ये लाइन कितनी अच्छी थी, अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन, आपने कहा था माइनस कर दे, फौरन बोला था माइनस कर दें, क्योंकि इनकम से उल्टाते हैं। अदर इनकम इंक्लूड्स रेंट, आपने कहा था फौरन उल्टा दें। तो अदर इनकम में पड़ा होना चाहिए था प्रॉफिट अर्न्ड, वो गलती से कहां पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लस साइन के साथ पड़ा होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो नेट करके पड़ा होगा। तो कभी भी पेपर में खुदा ना खास्ता एक लाइन डाल दे, अजीब वर्स्ट अंग्रेजी है, एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट कमाया, तो कोई मसला नहीं। कल हमने क्या किया था, कल हमने 450 को पकड़ के फौरन लेस कर दिया था, फिर हमने कैपिटल गेन लेस किया था, फिर हमने रेंट लेस किया था, इसको भी लेस किया था। तो लिखें छोटा सा, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है, लेकिन हम उल्टाने के लिए लेस ही करेंगे। एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है, लेकिन हम उल्टाने के लिए लेस ही करेंगे। डन। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं मुझे बताएं, फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं, ऊपर नजर भी मार आए, फाइनेंशियल चार्जेस माइनस हुए में है, माइनस हुआ है -2030। असल में ये इसमें ना 450 नेट हुआ होगा, और ये कोई बड़ी फिगर होगी, ये बहुत बड़ी फिगर होगी इधर, उसमें से फिर 450 नेट होके ये जवाब आया होगा 2030। तो बोलें एक्सपेंसेस, एक दफा अच्छा सवाल आया था, उसमें लिखा हुआ था एक्सपेंसेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये तो फिर भी समझ आता है। इंक्लूड का लफ्ज़ तो नहायत ही भयानक लगता है, इंक्लूड का लफ्ज़ बच्चा समझ के तो कंफ्यूज हो सकता है। तो एक्सपेंसेस में बोलें क्या पड़ा हुआ है, किथे गया साडा पेज, डन जी। एक्सपेंसेस में क्या पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम। आगे कोई हमने इसकी वर्किंग की थी, इसकी वर्किंग की थी, चलें जी इसकी वर्किंग भी कर लेते हैं। फिलहाल तो क्या करना है, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट इनकम पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करें, एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट इनकम पड़ा हुआ है तो क्या करें, इसको उल्टा दें। आगे इसकी वर्किंग कर लें जी। वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये रिसीव्ड नहीं है, ये ऑलरेडी अर्न्ड है। आप कहेंगे नहीं सर, बैंक ने तो टैक्स भी काटा है और बैंक ने ज़कात भी काटी है, तो
आप कैसे कह रहे हैं ये रिसीव्ड नहीं है? हमने तो सारे सवाल किए हैं। भाई उन सवालों में दो इंडिकेशंस होती थी कि ये नेट है। ये नेट ऑफ टैक्स और नेट ऑफ ज़कात नहीं है, ये कट कटा के नहीं मिला, ये पूरा है। उन सवालों में दो लाइनें लिखी होती थी। उन सवालों में एक लाइन लिखी होती थी रिसीव्ड अर्न्ड की जगह, और दूसरा उन सवालों में लिखा होता था द अमाउंट इज नेट ऑफ, यानी इस तक पहुंचते हुए नेट हो चुका हुआ है। इसमें दोनों बातें नहीं की उसने। इसने रिसीव्ड की जगह क्या लिखे हैं? यहां से भी पता चल गया ये ग्रॉस है, कट कटा के नहीं है। और इसने यहां ये नहीं लिखा हुआ दी अमाउंट इज नेट, क्योंकि उसको पता था उसने नेट अमाउंट नहीं दी। उसने आगे क्या लिख दिया है? कहते हैं मैं वैसे ही बता रहा हूं, बैंक ने ज़कात वगैरह और वो काटी है, लेकिन मैं आज आपको ग्रॉस अमाउंट ही दे रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। ये इंशाल्लाह ये इसको आप सवाल के फेस पे ले जाइएगा, इंटरेस्ट इनकम को। ये उसका टैक्स है कटा है जो, और ये ज़कात है। बस नॉर्मल, आप नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। अच्छा मोहतरम, हमने कितनी चीज़ों को टिक किया था? हमने 4 चीज़ों को टिक किया था जो हमारी रह गई थी। 0.4 रह गया था, वी रह गया था, और वी डबल आई रह गया था। तो चलें जी, अब ज़रा फेस जहन में ले आएँ कैसे बनेगा। एक है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके अलावा है हमारी इंटरेस्ट इनकम, उसके अलावा है हमारी कैपिटल गेन इनकम, इसके अलावा है हमारी एग्रीकल्चर इनकम। इससे टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से फिर देख लेंगे क्या माइनस करना है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें कल क्या आई थी? हाँ जी, 5269। चलें जी, जिन जो हजरात कल नहीं भी आए थे, अब से आगे जरा समझने लग जाए, आगे तो इंशाल्लाह चीज समझ आ जाएगी। 5269 बताएं जी। व्हाट इज आवर, बंदे का नाम शाम खुद लिख लीजिएगा। व्हाट इज आवर इनकम फ्रॉम बिजनेस? 5269। व्हाट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? फाइनल टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट इनकम। भाई ये 450 इसलिए जरा याद रखें, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिले 5 मिलियन से कम तो ये आपकी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम बनती है, और अगर 5 मिलियन से ज्यादा बने तो ये ऐसे शक्ल बना के देखते हैं कि वो चैप्टर खोल के देना पड़ता है। इस तरह की शक्लें ना घर रख के आया करें प्लीज, क्लास में ना बनाया करें। ये वाला वर्जन जो है ना शक्ल का, बहुत बुरा लगता है। इससे पता लगता है कि संडे को सोते ही रहे हैं। मुझे देख रहा है, मैंने तुझे कुछ कहा है? तुझे ही तो कहा था। ओहो, हमारे चैप्टर 11 का सही वाला वर्जन किधर है? जी, ये है ना पेज 286 आपकी किताब में। इंटरेस्ट इनकम, एक मिनट मान जाओ। इंटरेस्ट इनकम अगर इंडिविजुअल ने कमाया है और बैंक से कमाया है, और इंटरेस्ट 5 मिलियन से ज्यादा नहीं है, तो फाइनल टैक्स रिजीम 15% रेट लगेगा। डन। तो इसलिए फाइनल टैक्स रिजीम में डालें इंटरेस्ट इनकम को, या नॉर्मल टैक्स रिजीम में? फाइनल टैक्स रिजीम में। एक और इसकी इनकम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल रिजीम। नॉर्मल रिजीम था, फाइनल रिजीम था? ओ सेपरेट ब्लॉक है ये तो। नॉर्मल रिजीम अभी हटाता हूं मैं जाके। कैपिटल गेन इनकम इसने कमाई है 45,000। ये फिगर नेट है, नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। इस तक पहुंचते हुए क्या कट चुका था? विद होल्डिंग टैक्स कट चुका था। सेल ऑफ 20,000 शेयर। ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये खरीदे कितने के थे शेयर्स? 2 लाख के। तो ये हमने वर्किंग की थी। ये अमाउंट नेट है या ये अमाउंट ग्रॉस है? बोलें। नेट ऑफ टैक्स। अगर टैक्स ना कटता तो ये अमाउंट कितनी होती? 51,750। तो ग्रॉस जो इनकम आई है उसको लेके जाए 51,750। और ये सेपरेट ब्लॉक है।
क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं ये शेयर्स। सेपरेट लॉग गेन ऑन सिक्योरिटीज, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है नोशनल एक्सपेंसेस इग्नोर करने हैं, इसलिए हम वो नहीं माइनस करें। जी बताएं कितना गेन है, मैं देख लेता हूं। 51750, ये 51750 बताएं रुपीज में है या रुपीज इन थाउजेंड में लिखा हुआ है? रुपीज में है, तो इसको काटें फिर 750 को, फिर कितना लेके जाएं? 52। और इसकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम रेंट कितनी? नहीं अब शुक्रिया, 980 जी। टोटल इनकम हाँ जी 6750। अब इसमें से माइनस कर दें, एक तो हमारी फाइनल रेजीम वाली इनकम माइनस हो जाएगी 450, सेपरेट ब्लॉक माइनस हो जाएगी 52, और एग्रीकल्चर माफ हो जाएगी क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट 980। आ जाके ज़कात वगैरह आप देख लेते हैं। ज़कात, ज़कात कितनी आ रही है सवाल में? 93750। ज़कात जी 517। अब आप जाएं चैप्टर 4 पर और टैक्स निकालें इसका 5175 पे। हाँ जी हाँ जी 65 जमा 40% ऑफ 1975 000 1 51 लाख पे 14 लाख टैक्स। अब आपने माइनस करना है सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो सवाल में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपने माइनस करना है चैरिटी वाला, सेक्शन 61 से 63 वाला, वो भी सवाल में नहीं है। इसके बाद आपने ऐड करने टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। जी सिक्योरिटीज का गेन कितना है? 52। सिक्योरिटीज का गेन 52। चैप्टर नंबर डन।
सिक्योरिटीज आपने बाय की हैं, किसी ने बाय की हैं 1 जनवरी 2020 को, तो 1 जनवरी 2020, ये तो बहुत पुरानी वाली में आ रही हैं, तो इनका रेट क्या होगा? 12.5%। 12.5, 12.5, 12.5। सिक्योरिटीज का गेन 52 इंटू 12.5% जी 6.5। अब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे सेपरेट ब्लॉक में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो है नहीं। अब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे फाइनल टैक्स रिजीम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, बोनस शेयर्स, कभी कभी पेंशन भी आएगी। एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम जी। फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर हमारी कौन सी इनकम्स फॉल कर रही हैं? सिर्फ एक इनकम फॉल कर रही है, और इस इनकम का नाम है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम है 450, इंटरेस्ट इनकम है 450। वैसे तो पर्चे में इसका रेट दिया गया होगा, लेकिन हम रेट जाके देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 पेज 286 पर है शायद, पता नहीं। विदहोल्डिंग एजेंट शैल डिडक्ट टैक्स एट 20% ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड 15% ऑन अदर। ये बैंक डिपॉजिट है या कुछ और है? बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तो 15% है 20% है? 20%। अच्छा, ऐसे करें साथ वाले को 20% बैंक डिपॉजिट्स जी। बोले 9 टी, ओके टी, चलें टोटल 1537। अच्छा जी, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में इसके बाद क्या आता है? जो जो टैक्स जहां जहां कटा, जो जो टैक्स जहां जहां कटा, जो जो टैक्स जहां जहां कटा। फॉरेन टैक्स रेट तो नहीं आता, फॉरेन टैक्स रेट तो बिल्कुल इसकी यहां आता था। सबसे ऊपर आता है फॉरेन टैक्स रेट और चैरिटी वाला, वो माइनस होते हैं, फिर ऐड होता है सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम, और अब जो जो टैक्स जहां जहां कटा। आज का सवाल इस एतबार से एक भयानक सवाल भी है और एक खूबसूरत सवाल भी है। हमें आदत पड़ी हुई थी फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स जितना ऐड करते थे उतना ही लेस कर देने की, लेकिन अगर कभी सवाल में फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स हम लगा कुछ और रहे हों, एक होता है टैक्स लगाना, एक होता है कटना, लगा कुछ और रहे और कटा कुछ और हो, तो माइनस वही करेंगे जो कटा है। लग के तो 90 आ रहा है हमारा, लेकिन अनलकीली काटा किसी ने हमारा टैक्स सिर्फ कितना है? 40, शायद 10% काट लिया किसी ने, 45। गलती होगी है बैंक से, कोई मसला नहीं, बस क्या करें हम। जब आप अब आज पहली दफा ऐसा हो रहा है, हम आपको याद है टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम फौरन ये फिगर यहां लाके माइनस किया करते थे 90 की, लेकिन आज 90 की जगह 45 माइनस करेंगे, बाकी 45 बैलेंसिंग आ जाएगा। 90 माइनस 45 ये पेएबल टू गवर्नमेंट में चला जाएगा। वो काटने वाले ने नहीं सही काटा, काटने वाले को कहा था सही टांगों टुंगों पे काट के आना, वो खाली घूर के आ गया। काटने वाले ने सही नहीं काटा, तो इसमें हमारा कसूर है या काटने वाले का कसूर है? काटने वाले का कसूर है। ये आज पहली दफा हुआ है। अच्छा, 2 टैक्सेस और कटे हुए हैं हमारे, वो भी माइनस कर दे। जो जो टैक्स पूरे सवाल में को कटे हुए ना, वो सारे माइनस कर दे यहां लाके। 2 टैक्सेस और कटे हुए हैं। आज सेपरेट ब्लॉक इनकम पे भी कोई टैक्स कटा हुआ है, पता नहीं काटा होगा उन्होंने यार, अब हम क्या करें? कितना काटा हुआ है सेपरेट ब्लॉक इनकम के ऊपर टैक्स? किसी को याद आ रहा है? सेपरेट ब्लॉक इनकम पे भी टैक्स कटा हुआ है 6.7, ये भी 7 बन रहा है 6.7। ये तो इत्तफाकन चलो वो बराबर बन गया, मैं क्या करूं, 6.7 7 ही बन रहा है। अच्छा, तो ये 7 है, ये सही कटा हुआ है शायद। और दूसरा, हालांकि सेपरेट ब्लॉक इनकम्स पे टैक्स कटते नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, पता नहीं उसने क्यों दे दिया था, बस जो भी टैक्स कट गया माइनस कर दीजिएगा। और एक और टैक्स भी कटा हुआ है, ये जो कल पड़ा था 870
ये सारे माइनस करें जो जो कटे हुए। टैक्स डिडक्टेड ऑन सिक्योरिटीज और टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स वाला कितना है? 875। जवाब 610 पेबल टू गवर्नमेंट। सवाल खत्म हुआ। यहां तक नोट। तो इस सवाल में हमें यह भी पता चला कि अगर कभी टैक्स गलत कटा हो तो कोई मसला नहीं, जो कटा है वो माइनस कर देंगे। डन। चले माय डियर, चैप्टर 5 में वापस आए। इधर देखें, पेज नंबर 74। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट। एक्सप्लेन द टर्म। अच्छा, ये अगर आ जाए ना सवाल एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट, तो साथ वाले का देख नहीं लिखना, जो अपना दिमाग में है वो लिखना है। एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट, इसमें सिर्फ ये पॉइंट 1 लिख के आएंगे। पॉइंट 1 के 3 बुलेट, बुलेट नंबर 1, बुलेट नंबर 2, बुलेट नंबर 3। सिर्फ 85 का 1 एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट। आगे उसकी एग्जांपल्स नहीं मांग रहा, तो 85 का 1 के तीनों बुलेट। अच्छा, कोई ऐसा सर्कमस्टेंस बताएं जिसमें शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी मे बी रिगार्डेड एसोसिएट। कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं? शेयर होल्डर इन द कंपनी एंड द कंपनी मे बी रिगार्डेड एसोसिएट। शेयर होल्डर इन द कंपनी एंड द कंपनी, तो सिनेरियो नंबर ई पूछ रहा है। लेकिन ये ई 3 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का ई, तो 85 के 3 का ई। हाइब्रिड में सेकंड रो में नहीं मिल रहा, ढूंढ दूं मैं दोबारा। मिल गया? चलें, एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट 85 के 1। अच्छा, ये ना 2 नंबर का नहीं 3-4 नंबर का आएगा। पुराने लॉ में ना 85 का 1 बहुत छोटा दिया हुआ था, अब 85 का 1 ही बहुत लंबा। 85 का 1 ही कुछ 7-8 लाइन हो गया, अब आएगा तो 3-4 नंबर का आएगा। सर्कमस्टांस बताएं जिसमें एक पार्टनर ऑफ एओपी एंड एओपी में बी रिगार्डेड एसोसिएट इन विच ए पार्टनर ऑफ एओपी, इस तरह ढूंढा करें, पार्टनर ऑफ एओपी एंड एओपी। ढूंढे जरा, पार्टनर ऑफ एओपी एंड एओपी में बी रिगार्डेड एसोसिएट। कौन सा वाला? नहीं, शेयर होल्डर उसके होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर तो कंपनी के होंगे ना। हाँ, सी 3 का सी, पार्टनर ऑफ एन एओपी एंड एओपी। ओके,
तो क्या हो गया 85 के कोई सिचुएशन बताएं। अच्छा बता दीजिएगा मुझे सिचुएशन इन विच पार्टनर ऑफ एओपी में नेवर बी रिगार्डेड एसोसिएट। पार्टनर्स आपस में एसोसिएट नहीं है, कोई सिचुएशन बताएं। पार्टनर्स जो मिस्टर एबीसी होते हैं ना पार्टनर, पार्टनर आपस में एसोसिएट नहीं है, कोई सिचुएशन बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वेयर द कमिश्नर इज मुतमईन के कोई किसी की बात नहीं मान रहा, तो फिर ये आपस में क्या होंगे एसोसिएट। रख लो रख लो रख लो, पैक कर लो, कर लो, स्वेटर भी उतार के अंदर रखो बैग के। 85 का 4 जी, 85 का 2, 85 का 2 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन आपस में एसोसिएट नहीं है, तो इसने तो पार्टनर्स ऑफ एओपी पूछे कब एसोसिएट नहीं है, इसने तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पूछा ही नहीं। पार्टनर्स ऑफ एओपी कब एसोसिएट नहीं है, पार्टनर्स ऑफ एओपी कब एसोसिएट नहीं है, यहां से पढ़ें जरा। अब ये पूरा मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, ये उसने पूछा था, अब आपने सिर्फ ये जवाब दे के आना है। अब आपने ये नहीं लिख के आना, अब आपने ये लिख के आना है, पार्टनर्स ऑफ एओपी शैल नेवर बी एसोसिएट्स वेयर कमिश्नर इज मुतमईन एंड नो वन इज। अच्छा जी, आखिरी सवाल करें और जाएं। स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन टू कंपनीज विल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट। कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जब दो कंपनियां आपस में एसोसिएट बन जाएं। लेवल देखें, दोनों कंपनियां आपस में एसोसिएट हैं। पॉइंट नंबर एफ, एफ फॉर मेंढक, एफ फॉर फ्रॉग, मेंढक, एफ फॉर फ्रॉग 83 का एफ। आज साथ वाले की किताब उसके बैग में रखें आप, उसको बिल्कुल ना इससे ज्यादा बना के रखें, उसकी बैग, उसकी बॉल पॉइंट रखें, बिल्कुल उसे ऐसे प्रोटोकॉल दें, उसे फील हो कि पता नहीं ही इज वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन ऑन द अर्थ।